नमस्कार। आज साहित्य की दुनिया में एक बहुत ही रोमांचक सफर पर चलते हैं। हम दो महान परंपराओं के रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे, भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र। अच्छा, कभी सोचा है कि कोई कविता या कहानी हमें इतनी क्यों छू जाती है? उसके पीछे का जादू क्या है भाई? ये एक ऐसा सवाल है जो हजारों सालों से दुनिया भर के विचारकों को सोचने पर मजबूर करता आया है। और बस यही सवाल हमारी आज की बातचीत का सेंटर पॉइंट है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो ये समझेंगे कि काव्यशास्त्र आखिर है क्या। फिर भारत के रस और धुनी में गोता लगाएंगे। पश्चिम के अनुकरण के विचार को जानेंगे। दोनों की आमने सामने तुलना करेंगे। और आखिर में देखेंगे कि आज ये प्राचीन विचार कितने मायने रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और जरूरी सवाल, ये काव्यशास्त्र, ये पोएटिक्स आखिर है क्या भला? देखिए, इसे साहित्य का विज्ञान समझिए। ये सिर्फ मुझे ये किताब पसंद है कहने से कहीं ज्यादा गहरा है। ये वो शास्त्र है जो साहित्य के सिद्धांतों, उसके अलग अलग रूपों और उसके मकसद की एक सिस्टमैटिक स्टडी करता है। मतलब ये जानने की कोशिश करता है कि कोई कला काम कैसे करती है और पढ़ने वाले पर उसका असर क्यों और कैसे होता है। चलिए अब सीधे चलते हैं भारत की प्राचीन और बहुत ही समृद्ध परंपरा की ओर, जिसका नजरिया वाकई में बिल्कुल अलग है। भारतीय सोच की सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? इसका पूरा फोकस सहृदय यानी एक आइडियल पढ़ने वाले पर है। यहाँ सवाल ये नहीं कि लेखक ने क्या लिखा, बल्कि ज्यादा जरूरी ये है कि पढ़ने वाले ने क्या महसूस किया। सब कुछ पाठक के अनुभव पर ही टिका हुआ है। और इसी अनुभव की चोटी पर बैठा है रस सिद्धांत, जिसकी बात भरत मुनि ने की थी। अब ये रस है क्या? देखिए, इसका मतलब है वो एक अलौकिक सा आनंद, वो भावना जो कोई कलाकृति पढ़ने वाले के मन में जगा देती है। इसको ऐसे समझिए जैसे किसी बेहतरीन खाने का एक स्वाद होता है ना, बिल्कुल वैसे ही साहित्य का रस होता है। वो जो किसी फिल्म का क्लाइमैक्स देखते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं, या कोई गजल सुनकर दिल को एकदम सुकून मिल जाता है। हाँ, बस वही है रस। इसके बाद आता है ध्वनि सिद्धांत। इसे आनंदवर्धन और अभिनव गुप्त जैसे आचार्यों ने नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। ध्वनि वो है जो शब्दों के पार है, जो कहा नहीं गया पर महसूस हो गया। यही तो कविता की आत्मा है, वो गूंज जो शब्दों के शांत हो जाने के बाद भी मन में रह जाती है। और भारतीय परंपरा में इसी को काव्य का सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया। अच्छा, अब रुख करते हैं पश्चिम की ओर। यहाँ साहित्य को एक बिल्कुल ही अलग चश्मे से देखा गया, जिसकी शुरुआत हुई थी प्राचीन यूनान से। पाश्चात्य काव्यशास्त्र की पूरी नींव एक शब्द पर रखी है, माइमेसिस। इसका सीधा सा मतलब है अनुकरण या नकल। यहाँ पर कला को असलियत की एक कॉपी माना गया। उनका पूरा ध्यान इस बात पर था कि कोई रचना बाहरी दुनिया को कितनी सच्चाई से दिखा पा रही है। और जानते हैं, इसी नकल के आइडिया ने महान दार्शनिक प्लेटो को कविता का सबसे बड़ा आलोचक बना दिया। उनका तर्क बड़ा सीधा था। वो मानते थे कि असली सच तो एक आइडियल विचार है, ये दुनिया उसकी नकल है और कविता इस दुनिया की नकल है। तो इस हिसाब से तो कविता सच से 3 कदम दूर हो गई। प्लेटो के लिए कविता एक खतरनाक चीज थी। वो मानते थे कि ये लोगों में तर्क की जगह भावनाओं को भड़काती है, और एक आदर्श राज्य के लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन फिर मैदान में आए उनके ही शिष्य अरस्तु, और उन्होंने अपने गुरु की बात को पूरी तरह से पलट दिया। अरस्तु ने कहा कि कविता सिर्फ नकल नहीं है, बल्कि एक क्रिएटिव अनुकरण है जो हमें दुनिया के बड़े बड़े सच दिखाती है। अरस्तु ने एक कमाल का सिद्धांत दिया, कथारसिस। उनका कहना था कि जब हम कोई ट्रेजेडी देखते हैं तो हमारे मन में जो दबी हुई करुणा और डर जैसी भावनाएं हैं वो बाहर निकल जाती हैं और हमारा मन साफ हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। मतलब ये कि कला हानिकारक नहीं, बल्कि हमारे लिए मनोवैज्ञानिक रूप से जरूरी और फायदेमंद है। तो अब जब हमने दोनों परंपराओं को थोड़ा थोड़ा समझ लिया है, तो आइए उन्हें जरा आमने सामने खड़ा करके देखते हैं। तो यहाँ पर ना दोनों परंपराओं के मकसद में जमीन आसमान का फर्क दिखता है। एक तरफ भारतीय काव्यशास्त्र है, जिसका पूरा जोर है पाठक के अंदरूनी अनुभव पर, जिसे हम कहते हैं रसानुभूति। वहीं दूसरी तरफ पाश्चात्य काव्यशास्त्र का फोकस है खुद रचना पर और उसके बाहरी मकसद पर, यानी भावशुद्धि या कैथारसिस। तो एक का आधार है रस और ध्वनि जैसी भीतरी चीजें, और दूसरे का आधार है अनुकरण और तर्क जैसी बाहरी चीजें। इसे और भी आसान शब्दों में समझें तो भारतीय काव्यशास्त्र ये सवाल पूछता है,
पढ़ने वाले को कैसा महसूस हो रहा है, ये एक आंतरिक यात्रा है। जबकि पाश्चात्य काव्यशास्त्र का सवाल है, ये रचना असलियत को कैसे दिखा रही है, ये एक बाहरी पड़ताल है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन हजारों साल पुरानी बातों का आज के जमाने में क्या काम है? क्या ये आज भी रेलेवेंट है? असल में ये दोनों परंपराएं सिर्फ इतिहास की किताबों में बंद नहीं है। आज भी, चाहे हिंदी साहित्य की आलोचना हो या दुनिया में कहीं भी, ये सिद्धांत किसी भी रचना को गहराई से समझने के लिए दो शक्तिशाली लेंस की तरह काम करते हैं। तो जो मुख्य बातें हमें याद रखनी हैं, वो क्या हैं? पहली, भारतीय काव्यशास्त्र पाठक के दिल की दुनिया यानी रस पर केंद्रित है। दूसरी, पाश्चात्य काव्यशास्त्र रचना की बाहरी दुनिया यानी अनुकरण पर। और तीसरी बात, जब ये दोनों नजरिए मिलते हैं, तब हमें साहित्य की असली शक्ति को समझने का एक पूरा टूल किट मिल जाता है। और अंत में एक सवाल, कला और उसकी आलोचना के बीच ये बहस तो हमेशा चलती रहेगी, पर क्या किसी कहानी या कविता से मिलने वाले उस जादुई एहसास को सच में नियमों और सिद्धांतों के फ्रेम में फिट किया जा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।